हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के 28 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन करते समय हम लोग कंसेप्ट भी जानेंगे। तो आज 28 क्वेश्चन लेंगे, 1 नंबर वाले। और आपकी रसायन विज्ञान की तैयारी कैसी है? 2026 में ये प्रश्न रिपीट होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि यदि आपको ये प्रश्न का कंसेप्ट यानी इसकी सैद्धांतिक पहलू समझ में आ जाएगी तो आप किसी तरह के उस चैप्टर या उस टॉपिक से पूछेगा आप कर जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले मैंने वीडियो में 2025 के एमसीक्यू या 28 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और विथ कंसेप्ट किया है, उसको जाइए देखिए और अपना तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ किस तरह से पूछा है। पहला प्रश्न है 3rd चैप्टर से, सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। देखिए 75% होने में कितना समय लग रहा है? 16 मिनट। तो 50% होने में इसका समय लगेगा 8 मिनट। आंसर तो आसान हो गया देख कर कि ये 8 मिनट लगेगा, लेकिन किस फार्मूले से ये होगा इस फार्मूले को जान लीजिए। ये मान लीजिए कि इसी प्रश्न को बदल कर लिख दें कि 50% होने में 16 मिनट लगेगा, तो 25% होने में कितना मिनट लगेगा, या 80% होने में कितना समय लगेगा। तो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर तो फिट बैठ जाएगा, तो आंसर आप सीधे 8 मिनट कर दिए। लेकिन कुछ भी दे सकता है इसमें डेटा बदल कर, तो उसके लिए फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या है? 2.303, ठीक है, बटे टाइम लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता माइनस शेष सांद्रता, यानी ऐसे फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? के निकालेंगे, के का मान। तो यहाँ पर टी क्या रखेंगे? 16 मिनट। और ए क्या रखेंगे? ए है मान लीजिए 100, क्या मानेंगे? 100। और एक्स क्या मानेंगे? क्योंकि 75% पूरा होता है तो 75 रख दीजिए, ठीक है। चाहे आप ए को प्रारंभिक सांद्रता को 100% मान लीजिए तो 100 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से के निकल आएगा। उसके बाद अब फिर 50% पूर्ण होने की बात कर रहा है, तो 50% मतलब टी हाफ, और टी हाफ के बीच क्या संबंध है? तो जब इसको टी हाफ बराबर 0.693 में भाग दे देंगे के का, तो टी हाफ यानी 50% होने में कितना समय लगेगा? अर्धायु निकल आएगा। तो इस फार्मूले पर क्या करेंगे? पहले के निकालेंगे और इस फार्मूले पर फिट करेंगे तो 8 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी भी डेटा दिया हो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हालांकि 1 नंबर वाले में समय ज़्यादा लग सकता है यदि थोड़ा सा डेटा बदल देगा तो, ठीक है। फिर भी अगला क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से यानी जैव अणु से निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो माल्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। माल्टोज, ठीक है, किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। तो कौन सा एंजाइम? तो आप जानते हैं ना कि माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं माल्टोज में, तो वो कौन एंजाइम पचाएगा? माल्टेज। कौन सा? माल्टेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। माल्टेज क्या कर देगा? माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइए इन्वर्टेज क्या करता है, जाइमेज क्या करता है, यूरिएज क्या करता है? तीनों क्या काम करते हैं? इन्वर्टेज, जाइमेज और यूरिएज। पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। अगला, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे, बस ये पैटर्न है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं जानता, ये मेरे अनुभव है कि ये 2025 से अच्छा क्वेश्चन 2024 का आया था मेरे हिसाब से। ये पर्टिकुलर अपना अपना व्यू होता है, तो मेरे व्यू से 24 का क्वेश्चन 25 की तुलना में अच्छा था। चलिए, क्या है? एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। तो एल्डिहाइड में मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है, तो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए हमें कार्बन दिखाना पड़ेगा। तो कार्बन ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये है, हम ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, क्या मान लेते हैं? CHO। तो अब फंक्शनल क्रियात्मक समूह क्या है? आपका CHO है। अब इसके बगल वाला कार्बन क्या है? ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा है। यदि एक और कार्बन होता तो गामा होता। तो अल्फा हाइड्रोजन जो क्रियात्मक समूह से लगा हुआ कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उससे लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधा बात, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है, सोल्यूशन चैप्टर बिलियन चैप्टर से। 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर बिलियन में क्या है? घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता के फार्मूला क्या लगाते हैं? N/V। एन क्या है? मोलों की संख्या। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल निकालने के लिए आप करेंगे भार बटे मोलर भार यानी द्रव्यमान, वेट अपान मोलर मास। एन बराबर होता है
तो क्या क्या दिया है, W कितना दिया है 5 ग्राम, ये क्या दिया है W, और वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, और क्या निकालना है, अच्छा ये लीटर में होना चाहिए तो मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे पहले, तो इस फार्मूले में रखिए, तो इसको खोलिए, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर, यहाँ पर N को खोल देंगे यदि, तो आप लिखेंगे M बराबर W/mv इंटू वी, यदि ml में है तो 1000 से क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा W कितना है 5 ग्राम, और मोलर मास इसका NaOH का 40, कैसे, Na का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 40, तो यहाँ 40 हो गया, गुणे 1000, नीचे क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना दिया है, ये वॉल्यूम कितना दिया है 250, 250 करेंगे, ठीक है। 250 को 250 और 1000 काटेंगे तो 4, और 4 को 40 से काटेंगे तो 10, 5 बटे क्या आ गया 10, इसको काटेंगे तो 10, 0 से 5 को काटेंगे तो 0.5 आ गया, यानी मोलरता कितना आ गया 0.5 मोलर, कैपिटल M, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है और सोल्यूशन का इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 0.5, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कह रहा है सेल स्थिरांक, क्या कह रहा है, सेल स्थिरांक की इकाई, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, तो सेल स्थिरांक की इकाई हो जाएगा L, सेल स्थिरांक क्या होता है L/A, G स्टार या G बराबर L का क्या लेते हैं लंबाई सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, बचा है क्या 1 सेंटीमीटर, 1/1 सेंटीमीटर, उसी को लिख सकते हैं सेंटीमीटर के पावर में 1, यानी सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी में सेंटीमीटर इनवर्स, कौन सा ऑप्शन सेंटीमीटर इनवर्स, ये -1 है यहाँ पर सट गया है -1, ठीक है ना, ध्यान रखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है, संकुल यौगिक CONH3 Cl स्क्वायर ब्रैकेट SO4 एवं CONH3 SO4 और बाहर क्या है Cl, तो यहाँ पर बदल क्या रहा है, दोनों का रासायनिक सूत्र क्या समान है, समझौता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कौन सा समझौता, यहाँ पर काउंटर आयन क्या है सल्फेट, यहाँ पर काउंटर आयन क्या है क्लोराइड, तो ये सल्फेट आयन अंदर चला गया और क्लोराइड आयन बाहर चला गया, तो ये आयन्स के एक्सचेंज होने के कारण प्रदर्शित हुआ समझौता, तो कौन सा समझौता होगा आयनन समझौता, भिन्न आयनों के कारण जो समझौता प्रदर्शित होता है उससे क्या कहते हैं आयनन समझौता, यहाँ पर आयन मिलेगा क्लोराइड आयन और यहाँ पर आयन मिलेगा सल्फेट आयन, तो भिन्न आयन में हो रहा है, तो भिन्न आयनों के कारण जो समझौता प्रदर्शित होगी उसे आयनन समझौता या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अगला प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखिए ये प्रश्न घुमा फिरा के किसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे, कंसेप्ट आपको सीखना है, न कि ये क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। EDTA एक क्या है षष्ठदंती, क्या है षष्ठदंती लिगेंड है, इसको हेक्साडेंडेट लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है, षष्ठदंती या कुछ, षष्ठ मतलब 6 दंती लिगेंड है, ठीक है, हेक्साडेंडेट लिगेंड। चलिए अगला प्रश्न है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बेंजीन में एक जगह क्या लगा है OH, और कहाँ कहाँ लगा है दूसरे पोजीशन पर NO2 लगा है, चौथे पोजीशन पर NO2 लगा है, और छठे पोजीशन पर क्या लगा है NO2 लगा है, तो इसका क्या नाम है 2 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन क्या नाम है पिक्रिक, पिक्रिक पिक्रिक अम्ल, ठीक है, पिक्रिक अम्ल है, क्या नाम है पिक्रिक अम्ल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है बेंजोइक एसिड प्लस, यहाँ खाली स्थान है, ये बनता है एमाइड ग्रुप बन गया है बेंजामाइड, ठीक है, ये बन गया है एथेन बेंजामाइड, सॉरी इसका एक कार्बन है बेंजामाइड, ये बन क्या गया है बेंजामाइड बन गया, और पानी निकल गया, तो ये यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया करने पर ये बेंजामाइड बना है बताइए, तो यहाँ पर पहले आपको लिखना होगा जब अम्ल क्षार से, तो ये रिएक्शन होगा क्या अमोनिया, और उसके बाद क्या करेंगे जल बटन, क्योंकि पहले अभिक्रिया पहले अमोनिया से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा C6H5 COONH4+, ये माइनस, पहले लवण बनेगा, ठीक है, उसके बाद इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे हीट करेंगे, गर्म करेंगे हीट करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा बेंजामाइड बन जाएगा, ठीक है, एमाइड ग्रुप CONH2, और पानी निकल जाएगा,
गर्म करने पर। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन है, लेकिन आप यहाँ पर पूछा है कि खाली स्थान भरना है, तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, अमोनिया। क्या भरेंगे, अमोनिया, NH3। चलिए अगला, मेथिलेमीन, मेथिल एमीन यानी CH3NH2, एथिलेमीन यानी C2H5NH2, C2H5NH2 से क्या है, से क्षारी है। तो कौन ज़्यादा क्षारी है, तो आप जानते हैं कि जब एल्किल ग्रुप बढ़ गया तो कौन ज़्यादा क्षारी हो जाएगा, सेकेंडरी वाला। इसमें ना गैसीय अवस्था लिखा है ना द्रव लिखा है, तो दोनों ही अवस्था में क्या होगा, प्राथमिक एमीन मेथिल एमीन से ज़्यादा क्षारी होगा, ठीक है ना। तो ये पहला वाला मतलब एथिल एमीन क्या होगा, कम क्षारी। यहाँ पर अच्छा, ये इसमें पूछा पहले क्या दे दिया है, मेथिल एमीन, तो एथिल एमीन से क्या होता है, कम क्षारी। यहाँ क्या भरा जाएगा, कम क्षारी, ठीक है ना, लेस बेसिक। अगला, किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब विलेयता मतलब क्या होता है, घुलनशीलता, घुलनशीलता यानी ज़्यादा घुलेगा कि कम, के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आप अच्छे से चैप्टर में पढ़े हैं ना, विलियन वाले में, क्या, हेनरी के नियम। किसके नियम, हेनरी नियम, हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित हो जाती है, ठीक है। एक फैराडे, अगला प्रश्न है, एक फैराडे आवेश का मान कूलाम होता है। कूलाम में एक फैराडे का मान बताना है। तो एक्चुअली मान भी लिख सकते हैं, और जो जनरली मान है याद किया जाता है, याद करने के लिए 96,500 कूलाम, या एग्जैक्ट यदि मान लिखना चाहेंगे तो क्या 95, एक मिनट, 96,500 ये लगभग होता है कूलाम, और एग्जैक्ट बताएंगे तो क्या 96,487 कूलाम, ठीक है, 487 कूलाम। तो उसी को हम लगभग इसको क्या मान लेते हैं, 500, ठीक है ना। इसलिए याद करने के लिए तरीका है कि 96,500 कूलाम, इतना भी लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सही, कूलाम प्रति मोल। तो यहाँ कूलाम में पूछा है तो 96,500 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, सत्य असत्य बताना है, सत्य और असत्य लिखना है। चलिए पहला है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। ये क्या है, सत्य है कि प्राथमिक एमीन बनाने के लिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत ही फेमस अभिक्रिया है या विधि मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इससे पूछा है अभी तक कि हाफमैन ब्रोमाइड आपको कभी न कभी इसका अभिक्रिया लिखने को पूछता है, कभी प्राथमिक एमीन बनाने की विधि के लिए पूछ लिया। देखिए इस बार क्या पूछ दिया है कि सत्य असत्य बताइए, सत्य है कि नहीं है, सत्य है। अगला, किरेटिन, क्या पूछ रहा है, किरेटिन, एक मिनट, किरेटिन एक गोलाकार प्रोटीन होता है। ये क्या है, फाल्स है, असत्य है। किरेटिन क्या होता है, एक रेशेदार प्रोटीन है। यहाँ पर क्या पूछ कर रहा है, गोलाकार, क्या है, असत्य है। अगला, स्टेफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं, एल्डिहाइड। तो ये क्या है, असत्य है, फाल्स है, ठीक है ना, ये असत्य है। अभिक्रिया की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई, दर मतलब वेग या स्पीड, क्या बोल रहा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो ये क्या है, अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स सत्य है, ठीक है। अगला है, लेंथेनाइड एक्टेनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। लेंथेनाइड एक्टेनाइड की तुलना में क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या है, असत्य है। कौन क्रियाशील होते हैं अधिक, एक्टेनाइड। क्यों होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्टेनाइड लेंथेनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। अगला, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। ये पहला लाइन है, फिनॉल जब चैप्टर खोलेंगे ना उसमें पहला है कि फिनॉल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, इसलिए क्या है, सत्य है। अगला, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए क्या क्या है, ए में क्या क्या है, बी में, यस। सही जोड़ी में कॉलम ए में क्या है, विटामिन डी, डाइजोनियम लवण, हिंसबर्ग, विटामिन B12, प्रोटीन। तो विटामिन डी का किससे कनेक्शन है भाई, रिकेट से, यानी विटामिन डी ए के लिए डी हो गया। डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम लवण क्या है, ई में ऑप्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ई, ठीक है। मैं पूरा मिटा दूँ फिर से, आपको मिलान करता हूँ इस तरह से। डी का किससे है, रिकेट से। डाइजोनियम का किससे है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हिंसबर्ग किससे है, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। विटामिन B12, विटामिन B12, B12, इसमें नीचे भी ऑप्शन है क्या कोई, अच्छा कोबाल्ट भी है। इसको छोटा कर लेते हैं, एक साथ नहीं दिख रहा है ना, ये अब दिखा, ये। तो फिर से देखिए, विटामिन डी का है विटामिन बी रिकेट्स, डाइजोनियम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हिंसबर्ग
बेंजीन थाइमिल क्लोराइड, विटामिन B12, कोबाल्ट धातु होता है, प्रोटीन, एक केराटिन प्रोटीन, और सब हो गया। चलिए समझ में आ गया। यहाँ पर क्या छूट गया है? कोई नहीं, सब हो गया, एक दूसरे को मैच हो गया। चलिए अगला एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है। एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है। ये 25 से अच्छा क्वेश्चन है इसमें, मैं मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं। चलिए तो पहला है तुल्यांकी चालकता की इकाई। ये क्वेश्चन आपको स्वयं से करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या इकाई लिखेंगे। मोलर चालकता का यूनिट और तुल्यांक चालकता दोनों का यूनिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यह ब्लॉक के तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आप जानते हैं N-2 क्या होता है? F1 to 14। फिर क्या होता है? N-1 D, ठीक है, 0 to 1, और NS2, ठीक है ना। क्या होता है? ध्यान से फिर से सुन लीजिए। 1 to 14 F में, D में क्या हो? 0 to 1 होता है, S में 2 होता है, और यहाँ N-2 है, N-1 है, यहाँ NS है। तो ये है यह ब्लॉक के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगला, उप संयोजक यौगिकों का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। इसी कारण से इनको उप संयोजक का पिता भी कहा जाता है, उप संयोजक यौगिकों का पिता भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने इस पर ज़्यादा अध्ययन करके निष्कर्ष बताया कि प्राइमरी बैलेंसी होता है, सेकेंडरी बैलेंसी होता है, ये सब बातें। फार्मेलिन की परिभाषा, हालांकि फार्मेलिन क्या होता है या उसकी परिभाषा बोल रहा है, तो 40% फार्मल्डिहाइड SCHO का जेली विलियन। कैसा विलियन? जेली विलियन, यानी 40% फार्मल्डिहाइड तो 60% क्या होगा? पानी। इनका मिश्रण क्या कहलाता है? फार्मेलिन। कई बार ये पूछा है कि फार्मेलिन क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। तो ये जीवों को संरक्षित करने के लिए, संरक्षित का मतलब जो बायोलॉजी लैब में मृत जीव हैं, बायोलॉजी लैब में जैसे आप फार्मेलिन में बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट को या एनिमल को संरक्षित रखकर उसको अध्ययन के लिए लैब में स्टोर करते हैं ना। सांप हो, मछली हो, मेढक हो, या कोई भी जीव जो आप पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, उनके सभी जीवों को संरक्षित रखकर फार्मेलिन के ही विलयन में रखा जाता है। इससे सड़ता नहीं है, यानी वो लंबे समय तक रहता है, ठीक है। अगला है मोललता, स्मॉल m का परिभाषा लिखना है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोललता। क्या कहलाती है? मोललता, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया भाई 28 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 28। कितने नंबर का? 28 नंबर का। तो ये प्रश्न आपके 2024 में आ चुके हैं। इसी से संबंधित कभी न कभी ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी रूप में 2026 में आ भी सकते हैं। नहीं आएंगे तो ये आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, जो आपको पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। जिसको ज़रूरत होगा आप उनको तो ये सेट भेज दीजिएगा, उनको पैटर्न पता हो जाए। अच्छा, और प्रश्न देख लीजिए। 28 प्रश्न तो ये हो गए, ये MP बोर्ड में प्रश्न आ चुके हैं। अब जो 2-2 नंबर के प्रश्न आए हैं, कैसे आए हैं उनको देख लीजिए। ये देखिए, संकुल आयन और जटिल आयन की परिभाषा, आयनन समझौता का उदाहरण सहित। देखिए, आयनन समझौता की परिभाषा में ही बताया ना अभी, ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख कर परिभाषा लिख दीजिएगा कि विभिन्न आयनों के कारण जो समझौता प्रदर्शित होती है उसे आयनन समझौता कहते हैं। उदाहरण जो आपके ऊपर वाले प्रश्न में आया था, यहाँ पर कहाँ पर गया है ये यहाँ पे हिंदी वाला में देखना है ना, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये आयनन समझौता का उदाहरण हो गया। तो एक कहीं प्रश्न में भी आंसर मिल गया आपको, देखिए ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, तो और प्रश्न आप देख लीजिएगा स्वयं से इसको। एल्किल हैलाइडों का अमीनो अपघटन अभिक्रिया, डायजोनियम लवण की युग्मन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखना है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपके समझना है आपको। प्रतिरोधकता की परिभाषा, विशिष्ट चालकता की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा, ये तो आसान है सब। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, इसका यूनिट का इकाई का आया है ना ऊपर। एक चैप्टर से 9 नंबर के आ सकते हैं, 7 नंबर के आ सकते हैं। किस चैप्टर से कितने नंबर का ये आपको जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की अणुता संक्रमण धातु प्रवृत्ति संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती हैं, क्यों काढ़ा लिखिए। संक्रमण धातु रंगीन आयन या यौगिक बनाती हैं, क्यों काढ़ा लिखिए। यानी D ब्लॉक और F ब्लॉक से है। IUPAC नाम, ये नेशनल एजेंट है, ठीक है। ये है हेक्सा एक्वा
क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, ठीक। नेशनल एजेंट का आईपीएससी नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आईपीएससी सूत्र लिखना है, नाम दे दिया है, सूत्र लिखना है, ठीक है। आगे क्या है, 13वां क्वेश्चन, फिनॉल की सोडियम से अभिक्रिया, राइमेटिमन अभिक्रिया। ये बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन, राइमेटिमन अभिक्रिया, ठीक है। ये डिटेल वाले हैं इसलिए समय लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। ये 1 नंबर वाले शॉर्ट होते हैं और वो बार बार किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए उसको रिवीजन करा रहा हूँ। निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन एल्कोहल। एंजाइम की उदाहरण सहित परिभाषा, आवश्यक अनावश्यक अम्लों की उदाहरण सहित परिभाषा। 15वां क्वेश्चन है, लिखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने समय वाले से दुगुना होता है। ये कई बार रिपीट किया है, ठीक है। इसका अथवा में उसी से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। व्यंजक की शून्य अभिक्रिया कोटि के लिए अर्धायु का और प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये व्यंजक लिखना है। 16 में डी ब्लॉक तत्वों की परिभाषा, इनकी विशेषताएं लिखना है। अथवा में क्या है, ब्लॉक तत्वों की परिभाषा, इनकी विशेषताएं लिखना है। 17वां है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, ओट से फिटिंग अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अथवा वाले में क्या है, अभिक्रिया को पूर्ण करना है। CH3 CH2 Br KCN से कराएंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर जली एथेनॉल, ठीक है ना, एल्को एथेनॉल में, ठीक है। और ये है C2H5Cl, C2H5 वो यानी कौन सा विलियमसन संश्लेषण ईथर बनेगा। ये है कौन सा, प्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, प्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl बरकरार रहते हुए आर्थो पोजीशन ऑफ मेटा पैरा पर क्या लग जाएगा, CH3 प्लस, इसी का यहाँ CH3 आर्थो लगाएगा, जब एक बार पैरा पर लग जाएगा, टालुइन बनेगा, आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन। अगला है नेम रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। कैनिजारो में ऑक्सीकरण अपचयन होता है, रोजेनमुंड में क्या होता है, रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का, एसिड 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 हैलाइड का एल्डिहाइड में अपचयन होता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, PDBSO4। तो इस तरह से आप देख लीजिए क्वेश्चन और तैयारी करिए इसी के अनुरूप, सब महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं हुए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन, तो ये द एंड हो गया। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तैयारी लेवल अपना जांच लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। कोई डाउट हो तो मुझे मेरे में बताने में कहीं आपको डाउट है तो आंसर और डिस्कशन के लिए आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पूछिए, बताइए।